विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो 78% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है और ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। तो स्वच्छ यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्वच्छ जल होता है ये उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिबरेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन और जिबरेलिन्स होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अंकुंचन गति किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधे में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो इंसुलिन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त कहाँ पे बनता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है? ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है पवन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है। तो जो पेट्रोलियम होता है ये अनवीकरणीय स्रोत होता है। ये एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः हम इसे बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो ऋणात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पिट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है। तो एंथ्रोसाइड होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे बेकार किस्म पिट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और न्यूटन के कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, डी ऑप्शन है प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, सी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो जो लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल और क्षार के परिरक्षण में करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के कारण से, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खाने वाला सोडा का नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य कौन करता है, तो ओजोन परत करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन है 50 HZ, बी ऑप्शन है 60 HZ, सी ऑप्शन है 100 HZ, डी ऑप्शन है 80 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है? ए ऑप्शन है निर्वात रहता है, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर भरा होता है तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, डी ऑप्शन है चालकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है? ए ऑप्शन है CO2 के कारण, बी ऑप्शन है SO2 के कारण, सी ऑप्शन है CO के कारण, डी ऑप्शन है Cl के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण से होता है और NO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ए ऑप्शन है तांबे के तार का, बी ऑप्शन है लोहे के तार का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के तार का, डी ऑप्शन है टंगस्टन के तार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन के तार का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है तापीय वियोजन, बी ऑप्शन है उष्मीय वियोजन, सी ऑप्शन है आणविक वियोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा के द्वारा की गई अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उष्मीय वियोजन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है मैनोमीटर, सी ऑप्शन है स्पाइग्नोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? तो स्पाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन है पक्षमाभि, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है नेत्र लेंस, डी ऑप्शन है रेटिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो पक्षमाभि करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। और फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी और जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में पाया जाता है, जिसके कारण दर्द होता है काफी तेज। तो ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है अमीबा में,
बी ऑप्शन है पुरुषों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है गैंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ए ऑप्शन है वाटसन ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है जोहानसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, तो जोहानसन ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और 6 बजे से विज्ञान का टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट जाके जरूर दीजिए वेबसाइट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के